Friends, once again welcome back on our online platform of सरस्वत एकेडमी। तो सरस्वत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जो लेक्चर ले रहे हैं वो है निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा उसके बारे में यहां पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या लेंगे? आज के लेक्चर में जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं कोऑर्डिनेट फ्रेम या निर्देश तंत्र, और दूसरा हमारा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो कोऑर्डिनेट फ्रेम क्या होगा उसके बारे में डिटेल में लेंगे, और साथ में हमारा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा या जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक आज हमको कवर करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन। तो जब भी आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करनी हो तो सबसे पहले आपको यह कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो इसी को हम यहां पर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? रेस्ट एंड मोशन, या अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो इसको हम बोलेंगे विरामावस्था एवं गति। तो कोई बॉडी हमारे पास में है, वो बॉडी आपकी स्टेशनरी है या रेस्ट पर है, वो क्या होगा? और अगर बॉडी आपकी मूव कर रही है या मोशन में है तो मोशन क्या होगा उसके बारे में सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं। तो रेस्ट एंड मोशन। तो इफ द पोजिशन ऑफ एनी पार्टिकल or a group of particles changes with time, then it is said to be in motion. Then the body is said to be, इसको हटा दो, then it is said to be in motion. तो मोशन क्या होगा? मोशन का मतलब ये है अगर कोई बॉडी है या फिर ग्रुप ऑफ बॉडी है, कोई पार्टिकल है या ग्रुप ऑफ पार्टिकल है, वो टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। मतलब किसी टाइम पर आपकी जो बॉडी थी वो इस पॉइंट पर थी और उसके बाद में किसी टाइम पर यहां पर आ गई, किसी टाइम पर आपकी यहां पर आ गई है। तो ये आपके टाइम के साथ में पोजीशन चेंज कर रही है। इसका मतलब आपकी जो बॉडी है या आपका जो पार्टिकल है वो क्या मोशन में है, गति कर रहा है। तो यदि कोई कण या कणों का समूह, यदि कोई कण या कणों का समूह समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करता है, समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी टाइम पर आपका पार्टिकल पॉइंट ए पर था, फिर बी पर चला गया, फिर सी पर चला गया, तो टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो वह गति में होता है या वह गतिशील होता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्या बोला है, इफ द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल और अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट चेंज विथ टाइम, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। अब रेस्ट क्या होगा? रेस्ट मतलब अगर कोई पार्टिकल है या ग्रुप ऑफ पार्टिकल है, कणों का समूह है, वो हर टाइम पर आपका एक ही पोजीशन पर रहता है। मतलब पहले यहां पर था, 1 घंटा बीत गया, उसके बाद में भी यहीं पर है, अगले फिर 1 घंटे में वो यहीं पर है। इसका मतलब टाइम के साथ में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो पार्टिकल आपका क्या होगा? रेस्ट पर होगा, विरामावस्था में होगा। तो यदि कोई कण या यदि कोई कण या
कणों का समूह समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करता है। तो टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करता है, तो वह विरामावस्था में कहलाता है। तो वह विरामावस्था में कहलाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? एनी पार्टिकल इज सेड टू बी इन एब्सोल्यूट मोशन इफ इट्स मोशन इज सीन with respect to a point which is always remain at rest in universe। अब आप एब्सोल्यूट मोशन किसको कहोगे या निरपेक्ष गति किसे कहोगे? अब हर केस में हम क्या करते हैं, पार्टिकल की पोजीशन किसी पॉइंट के रेफरेंस में मेजर करते हैं, किसी बिंदु के सापेक्ष मापते हैं। तो अगर किसी पॉइंट या अगर किसी पॉइंट की जो पोजीशन है आप एक ऐसे पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो, एक ऐसे बिंदु के सापेक्ष माप रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में? वो जो पॉइंट है वो हर केस में आपका रेस्ट पर रहता है, विरामावस्था में रहता है। तो यूनिवर्स में अगर कोई पॉइंट आपका हर केस में रेस्ट पर है, विरामावस्था में है, उसके रेस्पेक्ट में अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन आप मेजर करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मोशन। तो यही हमने बोला है, एनी पार्टिकल इज सेड टू बी इन एब्सोल्यूट मोशन इफ इट्स मोशन इज सीन विद रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट विच इज ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट इन यूनिवर्स। तो एक ऐसे पॉइंट के सापेक्ष हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को मेजर कर रहे हैं या देख रहे हैं, वो पॉइंट आपका हर केस में रेस्ट पर है, विरामावस्था में है। तो किसी कण की गति किसी कण की गति निरपेक्ष कहलाती है यदि उस कण की गति को, यदि उस कण की स्थिति को यदि उस कण की स्थिति को एक ऐसे बिंदु के सापेक्ष देखा जाता है जो सदैव ब्रह्मांड में स्थित, जो सदैव ब्रह्मांड में स्थिर अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो। तो एक ऐसे पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम मेजर कर रहे हैं जो हर केस में ब्रह्मांड में स्थिर अवस्था में है, यूनिवर्स में वो कभी भी मूव नहीं करता है, रेस्ट पर है। तो उस केस में क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट मोशन या निरपेक्ष गति। किसी कण की गति निरपेक्ष, यहां पे भी गति लिख देता हूं, निरपेक्ष गति कहलाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ सिंस देयर इज नो पॉइंट इन यूनिवर्स विच ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट। अब ये बोल रहा है कि यूनिवर्स में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो हर केस में आपका स्टेशनरी हो, रेस्ट पर हो।
So since there is no point in universe which always remain at rest, it means absolute rest and absolute motion is only an imaginary hypothesis. तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं यूनिवर्स में जो हर केस में आपका रेस्ट पर रहे, विरामावस्था में रहे. इसका मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट जो मोशन है वो हमारा क्या, एक इमेजिनरी हाइपोथेसिस है, एक कल्पना है. वास्तव में ऐसा संभव नहीं है. तो क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी बिंदु संभव नहीं है, ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी बिंदु संभव नहीं है जो सदैव विरामावस्था में हो. सदैव विरामावस्था में हो. अतः निरपेक्ष स्थिर अवस्था या विरामावस्था, निरपेक्ष स्थिर अवस्था एवं निरपेक्ष गति एक काल्पनिक धारणा है. एक काल्पनिक धारणा है. क्या है? इमेजिनरी हाइपोथेसिस है. नाउ इन रियल लाइफ द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव. वास्तव में क्या है, ये रियल लाइफ में क्या है, आपका जो एब्सोल्यूट रेस्ट है एंड एब्सोल्यूट मोशन है वो पॉसिबल नहीं है. एक्चुअल में जो आपका रियल लाइफ में है वो आपका रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन होगा. जैसे एक पॉइंट मेरा ये है, दूसरा पॉइंट ये है. इस पॉइंट को मैंने रेस्ट पर मान लिया और ये पॉइंट आपका मूव कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से. ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट हमने जिसको रेस्ट पर बोला है, वास्तव में ये भी आपका मूव कर रहा है. कैसे मूव कर रहा है? ये अर्थ के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है. तो इन केस में ये हमारा क्या रिलेटिव मोशन है. अब ये जो पॉइंट है ये 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है. तो इस केस में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी परिवर्तित नहीं होगा. तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिलेटिव रेस्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं हो रही है. ठीक है, तो एक्चुअल में हमारा रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन होगा, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन नहीं होगा. तो इन रियल लाइफ वास्तविक जीवन में वास्तविक जीवन में सापेक्ष गति एवं सापेक्ष स्थिर अवस्था होती है. स्थिर अवस्था होती है या सापेक्ष विरामावस्था होती है. तो रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव रेस्ट होगा, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं. अगला क्या है? कोऑर्डिनेट फ्रेम. अब कोऑर्डिनेट फ्रेम क्या है या निर्देशांक फ्रेम किसको बोलते हैं? तो निर्देशांक तंत्र या निर्देश तंत्र, कुछ भी बोल सकते हो. जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. तो इस टाइप से हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा.
तो in mechanics, the position of an object or an event is specified with the help of a set of 2 or 3 coordinate. अब मैकेनिक्स में क्या करोगे? मैकेनिक्स में अगर कोई आपके पास में ऑब्जेक्ट है या कोई इवेंट है, कोई घटना है, उसकी पोजीशन अगर आपको पता करनी हो तो उसको क्या करना है? हम 2 और 3 कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में या 3 और 2 कोऑर्डिनेट की हेल्प से पता करते हैं। और ये क्या कहलाता है? ये जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं, इन कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र एक्चुअल में क्या है? 2 और 3 कोऑर्डिनेट का एक बंच है, एक ग्रुप है। तो अगर आपको मैकेनिक्स में किसी पॉइंट की पोजीशन निकालनी हो तो आपके लिए आपको 2 और 3 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। इन्हीं को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र। तो यांत्रिकी में, मैकेनिक्स में किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु, लिख देता हूं, किसी वस्तु या घटना, ऑब्जेक्ट और इवेंट को 2 या 3 निर्देशांकों की सहायता से यांत्रिकी में किसी वस्तु या घटना को 2 या 3 निर्देशांकों की सहायता से क्या किया जाता है? स्पेसिफाई किया जाता है या बताया जाता है। स्पेसिफाई किया जाता है, निरूपित किया जाता है, लिख देता हूं, निरूपित किया जाता है जो निर्देश तंत्र कहलाते हैं। निर्देश तंत्र कहलाता है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। नाउ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड 1, 2 और 3 डायमेंशनल। आप कोई पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इवेंट है, उसका मोशन आपका 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, एक विमीय है, द्विविमीय है या त्रिविमीय है। ये कैसे पता चलेगा? इफ वन, two or all the 3 coordinates are required to specify the corresponding position। तो अगर कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट आपका 1 डायमेंशनल मोशन में है, 2 डायमेंशनल मोशन में या 3 डायमेंशनल मोशन में है, ये कैसे पता पड़ेगा? अगर उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, बताने के लिए, निरूपित करने के लिए हमको एक कोऑर्डिनेट चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए या तीनों ही कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर एक कोऑर्डिनेट की जरूरत है तो 1 डायमेंशनल मोशन होगा, 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत है तो 2 डायमेंशनल मोशन होगा, और अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों ही डायरेक्शन में चाहिए, तो आपका मोशन क्या होगा? 3 डायमेंशनल मोशन होगा, त्रिविमीय गति होगी। क्लियर है? किसी वस्तु की गति एक विमीय मतलब 1 डायमेंशनल, द्विविमीय मीन्स 2 डायमेंशनल या त्रिविमीय 3 डायमेंशनल कहलाती है यदि इसकी स्थिति किसकी? ऑब्जेक्ट की। यदि इसकी स्थिति को
दर्शाने के लिए या निरूपित करने के लिए क्रमशः एक, दो या तीनों निर्देशांकों की आवश्यकता हो, तीनों निर्देशांकों की आवश्यकता हो, आवश्यकता हो। क्लियर है? अगर केवल एक कोऑर्डिनेट चाहिए तो वन डायमेंशनल मोशन, दो कोऑर्डिनेट चाहिए तो टू डायमेंशनल मोशन, और अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत है, तो वो क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, त्रिविमीय गति हो जाएगी। नाउ एग्जांपल हम ले लेते हैं। द ऑब्जेक्ट मूव्स along a straight line is said to be in one dimensional motion। जैसे एग्जांपल दिया, मोशन ऑफ एन ant। अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, एक विमीय गति हो जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लिया है, मोशन ऑफ एन आंट या चींटी की गति। आपकी जो आंट है, चींटी है, वो केवल एक डायरेक्शन में चलती रहती है, तो वो क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति। तो एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में गतिशील कण की गति, कण की गति एक विमीय गति कहलाती है, एक विमीय गति कहलाती है। एग्जांपल क्या लिखा है, जैसे एक चींटी की गति, एक चींटी की गति, मोशन ऑफ एन आंट। तो चींटी एक सीधी रेखा में गति करती है, तो वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। फिर क्या बोला है, द मोशन ऑफ ए बिलियर्ड बॉल ओवर अ बिलियर्ड टेबल इज टू डायमेंशनल मोशन। अब कोई बिलियर्ड टेबल हमारे पास में है, हमारी बिलियर्ड टेबल, अब इसके ऊपर हमने एक बॉल ली है, ये बॉल आपकी यहां पर है। अब क्या करोगे, आप स्ट्राइकर से इसको मारोगे, तो जैसे ही मारोगे ये बॉल क्या करेगी, ये आपके इसके ऊपर नीचे मूव करने लगेगी। तो ये जो मोशन है, ये क्या बता रहा है, दिस इज टू डायमेंशनल मोशन। तो बिलियर्ड टेबल के ऊपर बिलियर्ड बॉल की जो गति है वो आपकी टू डायमेंशनल है। कभी भी बॉल उछल के आपके ऊपर नहीं आएगी, केवल एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव करेगी, कभी भी हमारा जेड डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं होगा। क्लियर है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, बिलियर्ड टेबल पर बिलियर्ड टेबल पर बिलियर्ड बॉल की गति बिलियर्ड बॉल या बिलियर्ड गेंद की गति टू डी गति होती है, द्विविमीय गति होती है। तो एक्स एंड वाई दो कोऑर्डिनेट की यहां पर जरूरत पड़ेगी। फिर क्या है, द मोशन ऑफ ए फ्लाइंग बर्ड इज थ्री डायमेंशनल मोशन इन स्पेस। अब अगर कोई फ्लाइंग बर्ड है या कोई फ्लाइंग काइट है, कोई पतंग है जो ऊपर उछल रही है, ऊपर उड़ रही है, या फिर कोई आपके पक्षी है जो ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो उसका जो मोशन होगा वो आपका थ्री डायमेंशन होगा, क्योंकि स्पेस में वो किधर भी जा सकता है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो थ्री डायमेंशनल मोशन होगा अगर कोई फ्लाइंग काइट है या कोई फ्लाइंग बर्ड है। सो किसी
उड़ते हुए पक्षी की गति, उड़ते हुए पक्षी की आकाश में गति त्रिविमीय गति या 3D गति कहलाती है। क्लियर है? वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है हमने बता दिया, टू डायमेंशनल मोशन किसको बोलोगे ये भी हमने बता दिया है, और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होगा ये भी हमको पता चल गया है, कहलाती है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर एंड हो रहा है। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो आप सरस्वत एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आपको ये पूरा वीडियो मिल जाएगा और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो बहुत जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ में। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे जो भी हम कंटेंट अपलोड करें सबसे पहले आपके साथ में पहुंचे। तो बहुत जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।